अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेसन नंबर 12। आज हम बात कर रहे हैं परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग की। हमने इससे पहले बात की परसेप्शन की, एटीट्यूड्स की, पर्सनैलिटी की कि किस तरह से ये चीज़ें मिलकर बिहेवियर बनाती हैं। तो आज हम बात करेंगे परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग की कि किस तरह से जो है वो परसेप्शन डिसीजन मेकिंग में असरअंदाज होती है। द लिंक बिटवीन परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। मतलब कोई भी बंदा कोई भी डिसीजन बना रहा है, डिफरेंट चॉइसेस में से एक उसे सिलेक्ट करनी है चॉइस, तो उसकी परसेप्शन किस तरह से असरअंदाज होगी। अगर वो एक चीज़ के बारे में जो है वो बेटर अंडरस्टैंड कर रहा है तो उसकी परसेप्शन एक चीज़ के बारे में अच्छी है, तो वो किस तरह से डिसीजन बनाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी परसेप्शन है एक चीज़ के बारे में कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ बेहतर रहेगी, हमारे एक्सपीरियंस की वजह से हमें ऐसा लग रहा है, तो हम जो है ना वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमें हमारी एक्सपीरियंस में ऐसा है कि वो अल्टरनेटिव अच्छा नहीं है, हमारी परसेप्शन उसके बारे में अच्छी नहीं है, तो फिर हम उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है ना हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर कर रहा होता है, उसकी परसेप्शन जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर रही होती है। तो डिसीजन मेकिंग जो है हम करते हैं जब कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे पास डिफरेंट तरह के अल्टरनेटिव्स हैं, हमने उसमें से एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। तो हमारी जो है ना हम सोचेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे, परसीव करेंगे सिचुएशन को, क्या है, कैसे है, क्या होना चाहिए। तो जब हम उसमें से डिफरेंट सिचुएशंस में से हम एक को सिलेक्ट करेंगे अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे, अपनी परसेप्शन की बेस पे, क्या या कौन सी बेहतर है। तो इस तरह से जो है ना वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हमारी परसेप्शन का एक अहम रोल होगा। क्या है जी रैशनल डिसीजन मेकिंग, क्या होती है जी? डिसीजन मेकिंग जो है रैशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है जी? डिसीजन मेकिंग मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल्स शुड बिहेव इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सम आउटकम्स। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है, हमने जो है ना उसका एक डिसीजन हमने बनाना है, हमने उसका आउटकम बनाना है, हमने उसका नतीजा अखज़ करना है, तो किस तरह से जो है ना हम उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया, मतलब कि डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, आपने किस चीज़ में से डिसीजन बनाना है। एलोकेट वेट्स टू द क्राइटेरिया, जो आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शंस दी गई हैं उसको आपने वेटेज देनी है। डेवलप द अल्टरनेटिव्स, आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स डेवलप करने हैं कि इसकी जगह और क्या क्या हो सकता है। इवेलुएट करना है आपने फिर उन अल्टरनेटिव्स को कि क्या ये बेटर हैं। सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर आपने उसमें से एक बेस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो है जी ये रैशनल डिसीजन मेकिंग है कि आप प्रॉब्लम देखोगे डिफरेंट तरह का, आप क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, फिर आप वेटेज दोगे उसको, फिर आप अल्टरनेटिव्स बना के उनको इवेलुएट करेंगे, जो बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। प्रॉब्लम क्या है जी? डिस्क्रिपेंसी बिटवीन सम करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड सम डिज़ायर्ड स्टेट। मतलब एक आपकी डिज़ायर्ड स्टेट है कि इस तरह से होनी चाहिए ये चीज़, और एक करंट स्टेट है कि मतलब उस तरह से नहीं है। तो आप इसको कहोगे कि ये जो डिफरेंस है ना ये प्रॉब्लम है, कि मतलब एक हम चाहते हैं ये चीज़ उधर पड़ी हो लेकिन ये चीज़ इधर पड़ी हुई है, तो इन दोनों चीज़ों का जो डिफरेंस है ना ये प्रॉब्लम है। डिसीजंस क्या हैं जी? द चॉइसेस मेड फ्रॉम अमंग टू और मोर अल्टरनेटिव्स, मतलब कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से आप जो चॉइस कर लोगे वो है जी डिसीजन। और जो परसेप्शन ऑफ द डिसीजन मेकर है, ऑफ कोर्स वो आउटकम होती है, आप परसीव कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो आप उससे नतीजा निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है जी रैशनल डिसीजन मेकिंग का जो मॉडल है उसकी एग्जाम्पशंस क्या हैं जी? प्रॉब्लम क्लैरिटी, द डिसीजन मेकर इज assumed टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसीजन सिचुएशन, मतलब कि क्लियर सिचुएशन की प्रॉब्लम की जो है ना उसको क्लैरिटी हो, उसको मुकम्मल तौर पे पता हो क्लियरली कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। नॉन ऑप्शंस, इट इज़ assumed दैट डिसीजन मेकर इज़ अवेयर ऑफ ऑल द पॉसिबल consequences ऑफ ईच अल्टरनेटिव, मतलब जो भी अल्टरनेटिव दिए गए हैं उनको उस सब के नताइज का पता हो। क्लियर प्रेफरेंसेस क्राइटेरिया एंड अल्टरनेटिव्स कैन बी रैंक्ड एंड वेट टू रिफ्लेक्ट देयर इम्पोर्टेंस, मतलब कि जो क्राइटेरिया और अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उनको रैंक किया जा सके और वेट किया जा सके। कांस्टेंट प्रेफरेंसेस, स्पेसिफिक डिसीजन क्राइटेरिया आर कांस्टेंट एंड द वेट्स असाइंड टू देम आर स्टेबल ओवर टाइम, मतलब कि जो प्रेफरेंसेस हैं वो कांस्टेंट हों, स्पेसिफिक जो डिसीजन क्राइटेरिया है वो कांस्टेंट हो, और जो वेट उनको दिया गया है वो भी स्टेबल हो, ये नहीं कि वो थोड़ी देर बाद वो फिर बदल जाए। नो टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेन,
द रैशनल डिसीजन मेकर जो है ना उसको पूरे टाइम और जो है ना वो पोस्ट की आज़ादी हो कि वो इजीली जो है ना आराम से सुकून से फ़ैसला कर सके, ये नहीं कि उसको जल्दी डाल दें। मैक्सिमम पे ऑफ द रैशनल डिसीजन मेकर विल चूज़ द अल्टरनेटिव द हाईएस्ट परसीव वैल्यू। मतलब मैक्सिमम जो है ना बेहतर से बेहतर जो है ना वो उसको सेलेक्ट किया जाता है अल्टरनेटिव को। तो ये जो है ना ये है जी डिसीजन मेकिंग का मॉडल, जिसमें जो है ना वो एक इंसान है वो डिफरेंट तरह से कोई भी प्रॉब्लम है उसको देखेगा, उसके बारे में डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को देखेगा और फिर उसके बारे में कोई भी फैसला करेगा। बाउंडेड रैशनैलिटी, ये क्या है जी? इंडिविजुअल मेक डिसीजन बाय कंस्ट्रक्टिंग सिंप्लीफाइड मॉडल दैट एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल फीचर फ्रॉम प्रॉब्लम विदाउट कैप्चरिंग ऑल देयर कम्प्लेक्सिटी। मतलब बाउंडेड रैशनैलिटी ये है कि जी इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिसीजन बनाते हैं सिंप्लीफाइड मॉडल्स से डेट एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल फीचर्स, मतलब कि एसेंशियल ज़रूरी फीचर्स जो है ना उनको निकाल के और सारी जो है ना हर तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं देखते बल्कि जो एसेंशियल फीचर्स हैं उनको देखा जाता है। जब कोई भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो लोग जो है ना वो उसको एक रिड्यूस लेवल तक ले आते हैं और जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, क्योंकि लोगों की जो है ना वो कैपेबिलिटी जो है इंसान की वो एक लिमिटेड है और लोग एक इंसान हर तरह से उसको नहीं जो है ना वो कर सकता, इसलिए जो है ना लोग इसको इस तरह से ले लेते हैं। पीपल सेटिस्फाइज दे सीक सोल्यूशन दैट आर सेटिस्फैक्ट्री एंड सफिशेंट, वो ये देखते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री एंड सफिशेंट सोल्यूशन आ जाएं, बेशक मतलब बिल्कुल प्रॉपर ना भी आए तो इंडिविजुअल ऑपरेट विद इन द कन्फाइंस ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, दे कंस्ट्रक्ट सिंप्लीफाइड मॉडल्स दैट एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल फीचर्स, मतलब एसेंशियल फीचर्स ले लिए और उसमें से जो है ना उन्होंने अपना काम कर लेना। हाउ डज बाउंडेड रैशनैलिटी वर्क? वंस अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड द सर्च फॉर क्राइटेरिया एंड अल्टरनेटिव्स बिगिन, जब मतलब प्रॉब्लम पता चल गई हम उसका क्राइटेरिया देखेंगे, अल्टरनेटिव्स की सर्च करेंगे। The decision maker will identify a limited list made up of the more conspicuous choices, which are easy to find, tend to be highly visible, and they will present familiar criteria and previously tried and true solutions. मतलब कि वो देखेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के पॉइंट उसमें से निकाल लेंगे, हर चीज़ को जो है ना वो एक नहीं करेंगे डिटेल में उसको, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पहले से भी ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस हैं उसको भी लेके चेक कर सकते हैं। मतलब बाउंडेड रैशनैलिटी है, मतलब कि इजीली वो जो है ना बाउंड किया हुआ उन्होंने खुद को और ये मतलब थोड़ी चीज़ में रहते हुए काम कर रहे हैं आसानी से। Once this limited set of alternatives is defined, the decision maker will begin reviewing it। जब मतलब कि आइडेंटिफाई हो गए हैं तो फिर उसको हम रिव्यू करेंगे। डिसीजन मेकर जो है वो डिफरेंट तरह के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनसे बिगिन करेगा और जो है only differ in a relatively small degree from the choice currently in effect, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस आ रहा है वो उसमें चॉइसेस को चेक कर रहा है। द फर्स्ट अल्टरनेटिव दैट मीट द गुड इनफ क्राइटेरिया एंड द सर्च, मतलब हमें जब एक ऑप्शन मिलेगी जो मतलब कि जिस पे काम चल सकता है ना तो हम कहेंगे बस ठीक है ये काफ़ी है, इससे बेटर की ज़रूरत नहीं है। द ऑर्डर इन विच अल्टरनेटिव्स आर कंसिडर्ड इज क्रिटिकल इन डिटर्मिनिंग विच अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। Assuming that the problem has more than one potential solution, that a satisfying choice will be the first acceptable once the decision maker encounters, मतलब जो बेहतर है ना ऑप्शन उसको कह देंगे कि ठीक है जी। Alternatives that depart the least from the status quo are the most likely to be selected, मतलब कि हमने जो भी स्टेटस को जो है ना उससे लीस्ट डिपार्ट कर रहे हैं हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब कि इजी एक सोल्यूशन हमने ले लेना है। ये नहीं कि आप पूरी जो है ना प्रॉब्लम उसको आप देखो उसके हिस्से करो अल्टरनेटिव्स बनाओ उसमें से एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करो वेट दो सब अल्टरनेटिव्स को। ये है जी रैशनैलिटी। ये बाउंडेड रैशनैलिटी में होता है कि आपने जो है ना मोटी मोटी चीज़ें ली उसके बारे में जो है ना आपने एक डिसीजन बना लिया जो मतलब इनफ है आपके कहते हो। इनिशिएटिव डिसीजन मेकिंग, एन अनकॉन्शियस प्रोसेस क्रिएटेड आउट ऑफ डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस, मतलब इनिशिएटिव ये एक बंदे के अंदर अनकॉन्शियसनेस होती है, मतलब उससे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इट हैज़ रिसेंटली कम आउट ऑफ द क्लोजेट एंड इनटू सम रिस्पेक्टेबिलिटी। It is an unconscious process. It operates in complement with rational analysis. Some consider it a form of extrasensory power or sixth sense, मतलब इनिशिएटिव्स यही होते हैं बंदे में कि आपकी एक सिक्स सेंस होती है, आप उससे डिसीजन मेकिंग करते हो। एक्स्ट्रा आपकी सेंसरी पावर होती है।
सम बिलीव इट इज़ अ पर्सनैलिटी ट्रेट, हम लोग कहते हैं कि ये लोगों के अंदर पहले से मौजूद होती है, कुछ लोग इसके साथ बोर्न होते हैं। रिसर्च ऑन चेस प्लेइंग प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट एग्जाम्पल हाउ इनिशिएशन वर्क्स, मतलब कुछ लोग जो है ना वो प्लेयर इतने होते हैं, उनको पता चल जाता है क्या होने वाला क्या होने वाला है, तो वो इसकी बेस पे डिसीजन कर रहे होते हैं। तो इसे कहते हैं कि जी लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है इस बंदे के बीच में। The result is that the intuitive decision maker can decide rapidly what appears to be very limited information. Eight condition when people are most likely to use intuitive decision making, मतलब कब करेंगे, जब अनसर्टेनिटी हो और लिटिल प्रेसिडेंट टू ड्रॉ हो, मतलब जब हमें कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं आ रही फिर हम अपनी सिक्स सेंस यूज़ कर लेते हैं। वेरी ब्राडस साइंटिफिकली प्रिडिक्टेबल, मतलब हमारे पास कोई इस तरह के अल्टरनेटिव्स नहीं है जिनको हम वेट दे के हम उसमें से एक सेलेक्ट कर लें, तो हम फिर जो है ना अपनी मतलब वो यूज़ करेंगे, एक सिक्स सेंस को यूज़ करते हैं और हम इसमें से देखते हैं कि यार हमें क्या लग रहा है, हमें कैसा लग रहा है। कि एक इंसान का होता है ना सिक्स सेंस होती है, एक इंसान का मतलब इंसान सोचता है कि यार ऐसे नहीं ऐसे ऐसे हो सकता है, तो हम इस चीज़ की बेस पे जो है ना वो डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी हम चलो कि भाई इंट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। When facts are limited, when facts do not clearly point the way to go, when analytical data are of little use, when there are several plausible and alternative solutions to choose from with good argument for each, मतलब डिफरेंट हमारे पास सेवरल अल्टरनेटिव्स हों और हम कहेंगे भी कौन सा हमें समझ ही नहीं आ रही, हम सेलेक्ट कौन सा करें, सारे ठीक लग रहे हैं, फिर हमारी जो सिक्स सेंस होती है ना, हमें जो बेटर लगता है हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। when time is limited and there is pressure, टाइम का प्रॉब्लम हो तो फिर भी हम जो है ना वो कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या है जी? रिसर्च ऑन डिसीजन स्टाइल हैज़ आइडेंटिफाइड 4 डिफरेंट इंडिविजुअल अप्रोचेस टू मेक डिसीजन। पीपल डिफर अलोंग टू डिमेंशन। द फर्स्ट इज़ देयर वे ऑफ थिंकिंग, मतलब डिफरेंट तरह के लोग हैं तो ज़रा डिफरेंट डिसीजन के स्टाइल होंगे। तो जो लोग हैं उनकी डिफरेंट तरह की डायमेंशंस हैं। एक तो है कि उनका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, सम लॉजिकल होते हैं, रैशनल होते हैं, और वो जो है वो दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन सीरियली। और कुछ लोग जो है क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूशन होता है उनके बीच में, तो वो थिंग्स को एज अ होल लेते हैं। द अदर डायमेंशन इज़ अ पर्सन टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, कि वो कितना एम्बिग्विटी को टॉलरेंस कर रहा है, कितना बर्दाश्त कर रहा है एम्बिगुस चीज़ों को। और सम लोग जो हैं वो एम्बिगुस चीज़ों को बर्दाश्त कम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं। दिस टू डायमेंशनल डायग्राम फॉर्म फॉर स्टाइल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये डिफरेंट तरह के डिसीजन मेकिंग के स्टाइल हैं जी। डायरेक्टिव है सबसे पहले। डायरेक्टिव मतलब इससे शो हो रहा है कि डायरेक्शन दे रहा है ये लोगों को। लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी है एंड सीक रैशनैलिटी, मतलब कि उसको एम्बिगुस चीज़ों के लिए टॉलरेंस कम है और उसको रैशनल चीज़ें पसंद हैं। एफिशिएंट है और लॉजिक के साथ काम करेगा। डिसीजन मेक विद मिनिमल इंफॉर्मेशन एंड फ्यू अल्टरनेटिव असेस्ड, मतलब थोड़ी इंफॉर्मेशन और फ्यू अल्टरनेटिव्स की बेस पे लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। नेक्स्ट है जी एनालिटिंग। एनालिटिक है जी, इसकी ग्रेटर टॉलरेंस है एम्बिग्विटी के लिए। इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए उसको, अल्टरनेटिव्स भी ज़्यादा कंसिडर करते हैं और केयरफुल डिसीजन मेकर होते हैं। कंसेप्चुअल है जी, टेंड टू बी वेरी ब्रॉड इन देयर आउटलुक, और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से एक सेलेक्ट करेंगे। लॉन्ग रेंज फोकस होगी उसकी और क्रिएटिव सोल्यूशन जो है ना वो देंगे। बिहेवियरल का है जी, वर्क वेल विद अदर्स, concerned with the achievement of peers, subordinates, and are receptive to suggestion from others and rely heavily on meeting for communicating, मतलब दूसरों के साथ बेहतर तरीके से मिलकर चल रहे हैं। tries to avoid conflict and seek acceptance, कि सब लोग मिलकर काम करें। तो ये डिफरेंट तरह के हैं डिसीजन मेकिंग स्टाइल। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के डिसीजन मेकिंग स्टाइल पसंद करते हैं और हर बंदा अपने मतलब डिफरेंट लेवल के मैनेजर जो हैं वो डिफरेंट तरह के डिसीजन मेकिंग के स्टाइल जो है वो पसंद करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं जी? द ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ कंस्ट्रेंट डिसीजन मेकर्स, दिस हैपन ड्यू टू पॉलिसीज, रेगुलेशन, टाइम एंड कंस्ट्रेंट, मतलब डिफरेंट तरह की कंस्ट्रेंट होती हैं, पॉलिसीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, रेगुलेशन है, टाइम कंस्ट्रेंट है। परफॉर्मेंस एवेल्यूशन में क्या है जी? मैनेजर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन मेकिंग बाय द क्राइटेरिया बाय व्हिच दे आर इवैल्यूएटेड। द परफॉर्मेंस इन डिसीजन मेकिंग विल रिफ्लेक्ट एक्सपेक्टेशन। रिवार्ड सिस्टम में भी क्या है जी? द ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड सिस्टम इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकर बाय सजेस्टिंग टू देम व्हाट चॉइसेस आर प्रेफरेबल इन टर्म्स ऑफ पर्सनल पे ऑफ, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रही हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रिवार्ड सिस्टम, प्रोग्राम रूटीन्स, सिस्टम इम्पोज टाइम कंस्ट्रेंट, ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंटली
डेडलाइंस ऑन डिसीजन, जिसकी वजह से जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स डिसीजन हैव अ कॉन्टेक्स्ट, ज़्यादा हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है। इंडिविजुअल डिसीजन आर मोर एक्यूरेटली कैरेक्टराइज एट पॉइंट इन स्टीम ऑफ डिसीजंस, मतलब डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। कल्चर डिफरेंसेस क्या हैं जी? The rational model make no acknowledgement of cultural differences. We need to recognize that the cultural background of the decision maker can have significant influence on, मतलब एक बंदे का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, एनालिसिस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, और वो किस तरह से हर चीज़ के ऊपर इंपॉर्टेंस प्लेस कर रहा है उसके कल्चर की वजह से असर हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन शुड बी मेड ऑटोक्रेटिकली बाय एन इंडिविजुअल मैनेजर और कलेक्टिवली इन ग्रुप्स, मतलब एक बंदे का जो कल्चर है ना वो उसको असरअंदाज होगा। कल्चर जो होते हैं टाइम ओरिएंटेशन के में डिफरेंस हो सकता है हमारा, हम रैशनैलिटी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बिलीफ इन द एबिलिटी ऑफ पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड प्रेफरेंस फॉर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक बंदे की डिसीजन मेकिंग में असरअंदाज हो रही हैं। इथिक्स क्या है जी डिसीजन मेकिंग में? यूटिलिटेरियन क्राइटेरियन, decisions are solely on the basis of their outcomes or consequences. The goal of utilitarianism is to provide the greatest good for greater number. This you tend to dominate business decision making. ये डिफरेंट तरह के एथिक्स हैं। फोकस ऑन राइट्स, कॉल on individual to make decision consistent with fundamental liberties and privileges set forth in documents such as the Bill of Rights. An emphasis on right mean respecting and protecting the basic right of individuals such as the right to privacy, to free speech and to due process. मतलब ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं हम डिसीजन मेकिंग में देख रहे होंगे जी। राइट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं जी, और जस्टिस के ऊपर फोकस कर रहे हैं जी, यूटिलिटेरियन जो है ना इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं जी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एथिक्स में आएंगी। टू इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग फेजेस, हमारे जो दो इम्पोर्टेंट फेजेस हैं वो क्या हैं जी? सबसे पहला जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज वो आपका प्रॉब्लम सिलेक्शन, मतलब कि जब तक आप सही से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, तो उस टाइम तक आप जो है ना अपना काम सही से नहीं कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि असल में प्रॉब्लम क्या है तो आप अपना जो है ना उसके अल्टरनेटिव भी बना लोगे, उसमें से बेहतर अल्टरनेटिव भी सिलेक्ट कर लोगे। तो अगर आपको यही पता नहीं चल रहा कि आपका प्रॉब्लम क्या है तो आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है ना वो डिसीजन मेकिंग का फेज़ एक पहला जो है ना वो यही है कि आपने प्रॉब्लम जो है ना वो सही से आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ क्या है जी? अल्टरनेटिव आपने डेवलपमेंट करनी है, मतलब कि डिफरेंट आप अल्टरनेटिव्स बनाते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हैं यार इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप दिमाग में जो जो आ रहा है आप लिखते जाओ। उसमें जो है ना आप ये कहते हैं जी इसको अल्टरनेटिव डेवलप करना। तो ये बहुत अहम फेज़ होता है, आपने जब अल्टरनेटिव डेवलप करने हैं तो आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आपने वो लिखते जाना है। तो आप जितना बेहतर अल्टरनेटिव बनाएंगे उतना बेहतर डिसीजन होगा, ज़्यादा उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्टरनेटिव बनाएंगे उतना अच्छा से अच्छा जो है ना आपका डिसीजन होगा। तो ये जितनी भी आपकी एक परसेप्शन है, आपका सोच है, आपका एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आप डिसीजन बना रहे हैं ना उसके ऊपर जो है ना वो असरअंदाज कर रही होती है। तो अगर आपकी परसेप्शन किसी चीज़ को लेकर अच्छी है, आपका माइंड अच्छा चल रहा है तो आप डिसीजन मेकिंग भी अच्छी करोगे ज़ाहिर है। तो हमने इसके अलावा डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट मॉडल्स पढ़े हैं। एक रैशनल है जिसमें आप डिफरेंट तरह के अल्टरनेटिव्स लोगे और एक डीप स्टडी करके उसमें से एक सिलेक्ट करोगे। इसके अलावा एक आपकी बाउंडेड रैशनैलिटी है जिसमें आपने जो है ना वो एक मतलब आप कहोगे कि यार चलो मुनासिब सा जो है ना वो एक हो जाए, कोई हल निकल आए मुश्किल का, तो आप उसमें से मोटे मोटे पॉइंट्स लेके ना तो उसमें से एक मुनासिब हल निकाल लेते हो। इसे हम बाउंडेड रैशनैलिटी भी कह सकते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में जो है वो डिफरेंट तरह की एथिक्स होती हैं, हमने वो भी देखी हैं। जस्टिस की बात की, यूटिलिटेरियन की बात की हमने। इसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस की हमने बात की कि किस तरह से हमारा कल्चर जो है ना वो डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस लेकर आ सकता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से जो है ना वो कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कंस्ट्रेंट्स हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर। हमने इन चीज़ों की बात की। इसके अलावा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस पढ़े डिसीजन मेकिंग के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और ये एक डिसीजन मेकिंग किसी भी इदारे का बहुत अहम जो है वो टॉपिक है। तो इसलिए मैनेजर को चाहिए कि वो इसको जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे, ध्यान दे और डिफरेंट हर स्टेप को जो है ना वो मुकम्मल इम्पोर्टेंट
समझें, तो फिर ही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बेहतर तरह से काम हो सकेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप हमसे हमें फीडबैक दे सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर MGT 502 से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं, MGT 502 के भी और इसके अलावा 501 के भी, और भी अदर MGT के रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उससे वो भी अपलोड होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।